साल था 1998। एक तरफ बॉलीवुड में शाहरुख खान कुछ कुछ होता है से रोमांस का जादू बिखेर रहे थे, तो दूसरी तरफ आमिर खान गुलाम बनकर ट्रेन के आगे दौड़ रहे थे। करोड़ों का बजट, चमकते सेट, विदेशों की लोकेशन। लेकिन इसी बॉलीवुड के समानांतर अंधेरे कोनों में एक और सिनेमा सांस ले रहा था। एक ऐसा सिनेमा जिसका अपना कोई ऑस्कर नहीं था, अपनी कोई पीआर टीम नहीं थी, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटर में जब इसका सिक्का चलता था तो डिस्ट्रीब्यूटर नोटों को बोरियां भर के ले जाते थे। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड ड्रामा में और इस खास सीरीज जिसका नाम है 90s का बी ग्रेड सिनेमा आखिरी दम तक में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जादुई और अजीबोगरीब दुनिया में जिसे दुनिया थ्रैश सिनेमा कहती है, जहां ना कोई लिखित स्क्रिप्ट होती है, ना कोई बड़ा बजट, जेब में सिर्फ 5 लाख रुपए और 20 दिन में फिल्म तैयार है। आज के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कौन थे वो रीलों के राजा जो इन बी ग्रेड सिनेमा के बेताज बादशाह थे और कैसे काम करता था इनका ये अनोखा साम्राज्य। दोस्तों, जब हम 90 के बी ग्रेड दौर की बात करते हैं तो 2 डायरेक्टर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले हैं कांति शाह। कांति शाह को अगर इस इंडस्ट्री का क्वारंटीन टैनियो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी बनाई गई फिल्में जैसे गुंडा, लोहा, डाकू रामकली आज कल्ट मानी जाती हैं। कांति शाह का सीधा सा नियम था, पब्लिक को लॉजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। दूसरा बड़ा नाम था टीएलवी प्रसाद। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डायरेक्टर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने अकेले मिथुन चक्रवर्ती के साथ लगातार 4 से 5 सालों में 30 से ज्यादा फिल्में बना डाली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जहां आजकल के बड़े बड़े डायरेक्टर साल में एक फिल्म बमुश्किल बना पाते हैं, टीएलवी प्रसाद महीने में 2 फिल्में थिएटर्स में खड़ी कर देते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जादू की जिसके दम पर ये फिल्में बनती थी। आज के समय में एक शॉर्ट फिल्म बनाने में भी लाखों का खर्चा हो जाता है, लेकिन 90 के दशक में ये मेकर्स 5 से 10 लाख के कुल बजट में पूरी फिल्म बना लेते थे। आखिर कैसे? इसका सबसे बड़ा राज था लोकेशन का जुगाड़। मुंबई के बाहरी इलाकों या मड आइलैंड के कुछ पुराने बंगले किराए पर लिए जाते थे। किराया होता था सिर्फ कुछ हजार रुपए। आप खेल समझिए। उसी एक बंगले में सुबह के वक्त हॉरर फिल्म की शूटिंग होती थी, जहां भूतों को कोठरी में दिखाया जाता था। दोपहर को उसी बंगले के ड्राइंग रूम में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस सेट कर दिया जाता था और रात होते ही उसी बंगले के में विलन के गुंडे डांस और पार्टी कर रहे होते। कमाल की बात यह थी कि एक्टर्स के कपड़े तक नहीं बदलते थे, बस कैमरा एंगल बदलता था और नई फिल्म। दोस्तों, इस पूरे सिनेमा के जो सबसे बड़े मसीहा थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया, इसलिए बचाया कि जो मेरा शिकार है उसे दूसरा कैसे मार सकता है। 90 के दशक ने मिथुन दा ने ऊटी को अपना ठिकाना बना लिया था। उन्होंने वहां अपना खुद का होटल मोनार्क खोला। इन डायरेक्टर्स के लिए नियम साफ था, मिथुन दा अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन का समय देंगे, वो भी उसी होटल के आसपास ही। आप डायरेक्टर क्या करते थे? वो 2 दिन में मिथुन दा के सारे क्लोजअप शॉट, डायलॉग और वॉक, चलने वाले सीन रिकॉर्ड कर लेते थे। बाकी की 80% फिल्म मिथुन दा के बॉडी डबल यानी कि डुप्लीकेट के साथ शूट की जाती थी।
डुप्लीकेट को लंबा सा हेड पहना दिया जाता था या चेहरा ढक दिया जाता था ताकि जनता पहचान न पाए। और स्क्रिप्ट का क्या, इन फिल्मों में कोई बाकायदा लिखी हुई कहानी नहीं होती। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। राइटर या डायरेक्टर सेट पर आते थे और मौके पर ही तुकबंदी वाले डायलॉग लिखते थे, जैसे मेरा नाम है भुल्ला, रखता हूं खुल्ला, मेरा नाम है चुटिया, अच्छे अच्छों की खड़ी करता हूं खटिया, मेरा नाम है इबला, स्प्रिंग जैसा पिघला। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। ये संवाद सुनने में जितने अजीब थे, थिएटर्स में उतनी ही तालियां और सीटियां भी बटोरते थे। दोस्तों, इसके बाद बात आती है स्पेशल इफेक्ट की। हॉलीवुड और बॉलीवुड जहां सोशल इफेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाते थे, इन रीलों के राजाओं के पास अपना खुद का देसी जुगाड़ था। अगर किसी सीन में विलन का सर कटना है तो तरबूज पर विलन जैसी विग, नकली बाल लगाकर उसे काट दिया जाता था। नकली खून के लिए टमाटर की चटनी या अरारोट में लाल रंग मिलाया दिया जाता था। अगर फिल्म हॉरर है और भूत या आवाज चाहिए तो एडिटिंग टेबल पर किसी नॉर्मल आवाज को स्लो मोशन में पहले कर दिया जाता था। कैमरे के आगे थोड़ा सा धुआं छोड़ने के लिए अगरबत्ती या सिगरेट का धुआं। दोस्तों, ये सिनेमा कला का नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से सर्वाइवल और जुगाड़ का सिनेमा था। का हो गइल बा हमरा के? कहीं ऐसा तो ना हमरा रघु से प्यार हो गइल बा? मगर वो तो हमार नौकर बा। नौकर भइल तो का भइल? इंसानी तो बा। का हम ओकरा से प्यार ना कर सकेनी? उससे कैसे इकरार करी, समझ में नहीं आवत। समझ गए नहीं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये फिल्में चलती कैसे थी, इन्हें देखने कौन जाता था। दोस्तों, ये फिल्में मल्टीप्लेक्स के लिए नहीं थी। ये फिल्में थी देश के उन छोटे कस्बों, गांवों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए, जहां टिकट की कीमत सिर्फ 5, 10, 15 या 20 होती थी। रिक्शे वाले, मजदूर और आम पब्लिक जो दिन भर की थकान मिटाना चाहती थी, वो इन थिएटरों में खिंची चली आती थी। पोस्टर पर थोड़ा सा एक्शन और थोड़ा सा ग्लैमर दिखा और फिल्म सुपर हिट। तुम्हारे होठों का रस चाहिए। लेकिन इन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बीच एक ऐसा दौर आया जब इस पूरी ब्रिगेड इंडस्ट्री को एक अकेली महिला ने अपने कंधों पर उठा लिया। एक ऐसी हीरोइन जिसके नाम का पोस्टर लगते ही बड़े बड़े थिएटर के बाहर ट्रैफिक जाम हो जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपना सप्पू की। कैसे मिथुन दा की फिल्म से शुरुआत करने वाली सपना इस थ्रिल सिनेमा की अनसुनी रानी बन गई। और क्या था उस दौर की हीरोइनों के ग्लैमर के पीछे का असली दर्द और सच, जानेंगे हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको 90 के दशक के इस अनसुने सिनेमा का इतिहास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट बी ग्रेड फिल्म कौन सी थी। आपने कोई बी ग्रेड फिल्म देखी भी या नहीं देखी। मिलते हैं अगले एपिसोड में सपना सप्पू और भी कई हीरोइनें जो बी ग्रेड में छाई हुई रहती थीं, उनकी कहानी के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए 90 का बी ग्रेड सिनेमा आखिरी दम तक।